माइक और मैं हूं आपके साथ सृष्टि चौधरी। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई शहर में हालात पूरी तरह सामान्य थे। रोजाना की तरह चहलकदमी थी। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात घराने लगी, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस दिन पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। आज इस आतंकी हमले को 13 साल हो गए हैं, लेकिन ये भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा मासूम की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव की मदद से यह आतंकवादी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वो भी भारतीय थी और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मारकर उस पर कब्जा कर लिया था। रात लगभग 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। यहां से वो 4 समूहों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ गए। जानकारी के मुताबिक जब ये आतंकवादी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहां के मछुआरों को शक भी हुआ था और मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी। लेकिन पुलिस ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की सूचना मिली। बताया गया कि यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में से एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। आतंकवादियों की ये गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल पर नहीं रुकी। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बनाया गया था। मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट में से एक इस कैफे में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफे की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। जो इससे लगभग 15 से 20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी इसी तरह के धमाके की खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की सूचना मिली थी। इन हमलों में लगभग 15 लोग घायल हुए थे। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से इस एक हमले की ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, नरीमन हाउस और ओबेरॉय ट्राइडेंट शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 लोग मौजूद थे। खासतौर से ताज होटल की बिल्डिंग से निकलता हुआ धुआं बाद में मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी सहायता मिली, क्योंकि आतंकियों को सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ जारी थी। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, गोलियां चली, आग लगी और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज होटल, नरीमन हाउस और ओबेरॉय ट्राइडेंट पर टिकी हुई थी। जिस दिन ताज पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे।
तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग ठहरे थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे। दो आतंकियों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। नरीमन हाउस में कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर NSG के कमांडोज के नरीमन पर हमला बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक NSG कमांडो भी शहीद हो गया था। आतंकियों ने इससे पहले ही रब्बी ग्रेवियल होल्सबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवका होल्सबर्ग सहित कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। हालात पूरी तरह से काबू में आ चुके थे, लेकिन 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अधिक खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।